साइंस स्पेशल हिंदी के हिंदी के जिज्ञासु श्रोताओं का विद्या प्लस के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत। हम लोग आज शब्दों के नदी में, शब्दों के तड़ाग में अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। बहुत ही रोचक प्रसंग आज का है, शब्द प्रकार। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में, आपके ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में शब्द ज्ञान अपेक्षित होता है। तो शब्द ज्ञान की यदि हम बात करें तो शब्द ज्ञान के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जो सबसे पहला जो शब्द ज्ञान से संबद्ध बात है वो ये है कि शब्द जो हमारे हिंदी में प्रचलित हैं वो कई आधार पे प्रचलित हैं, कई आधार पे बने हुए हैं। तो देखा जाए तो मूलतः विद्वानों ने ये आधार बनाए हैं। आप देखेंगे सबसे पहला आधार है अर्थ का आधार, यानी अर्थ के आधार पे शब्द होते हैं। एक शब्द होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। दूसरा है रूपांतर के आधार पर शब्दों का निर्माण। तीसरा है शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों का निर्माण। इस तरह से आप देखेंगे शब्द शक्ति के बाद तीसरा नंबर व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का निर्माण, और उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का निर्माण। तो इस प्रकार 5 आधार पे शब्दों के निर्माण होते हैं। और जब शब्द ज्ञान की बात की जाती है तब इन 5 आधार पे बनने वाले शब्दों का उत्स, शब्दों का स्रोत आपको ज्ञात होना चाहिए। देखा जाए तो ये शब्द ज्ञान वाला जो पाठ्यक्रम है बहुत ही गंभीर अध्ययन की अपेक्षा करता है, लेकिन विधिवत और व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन किया जाए तो इसके प्रश्न आपके छूट नहीं सकते। फिर भी इस पे ज़्यादा सावधान होकर आपको काम करना है। तो अभी आपने देखा कैसे ये शब्द अर्थ के आधार पर होते हैं। मैं सबसे पहले प्रथम आधार पर विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थ के आधार पर जो शब्द होता है ये तो सार्थक होता है। जितने भी हम लोग वार्ता, संवाद या लेखन करते हैं वो सारे शब्द सार्थक होते हैं और इसलिए हम उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन बिना अर्थ के भी शब्द हो सकते हैं। यदि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कोई अर्थ न हो, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहेंगे। इस पर आधारित एक प्रश्न 4 साल पहले वाले रीट में पूछा गया था कि भाई अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो आपको इसके गंभीरता, इसके गहराई में जाने के बजाय आपको सरसरी निगाह से ऊपर ऊपर की बातों को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षक अक्सर ऊपर से एक प्रश्न और एक प्रश्न गंभीर अर्थ से संबद्ध पूछा करते हैं। तो शब्द जो है अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक 2 प्रकार के हैं। दूसरे क्रम में आप देखिए शब्द रूपांतर के आधार पर जो है शब्द विकारी, अविकारी 2 प्रकार के हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे शब्द शक्ति के आधार पर शब्द वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार के हैं। इसका विस्तृत विवरण जानने के लिए आप इसे ठीक पहले के वीडियो में जाकर इसको फिर से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि ये शब्दों के जो हैं आधार हैं जिसकी वजह से शब्द बनते हैं। जैसे हमने सार्थक शब्द लिया, राम शब्द। दूसरा शब्द में लिखा मररा। मररा क्या होता है? हिंदी में मररा का तो कोई अर्थ होता नहीं है। हम यहाँ लेते हैं श्याम, इधर हम लेते हैं मछेड़ा, मछड़ा। तो जो शब्द प्रचलित नहीं है उसको हम निरर्थक कहते हैं। और वो हमारे लिए हो सकता है किसी दूसरी भाषा में, हो सकता है किसी दूसरी भाषा में शब्द प्रचलित हो, लेकिन चूंकि हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में ये निरर्थक है, इसलिए हमें निरर्थक शब्द कहते हैं। विकारी, अविकारी की जब बात आती है तो विकारी में वे शब्द आते हैं जो विकृत होते हैं। आप देखेंगे कोई भी शब्द हम लेते हैं, जैसे मैंने बालक शब्द लिया, मैंने राम लिया हुआ है, बालक शब्द लिया, तो बालक का हम अलग अलग वाक्य में, अलग अलग काल में बहुत सारे
विकृतियों को जोड़ के बालक को बोलेंगे। जैसे देखिए, मैं बोलता हूँ बालक पढ़ रहा है, मैंने केवल बालक बोला। और मैं भूतकाल का वाक्य बोलूँगा तो मैं बोलूँगा बालक ने पढ़ाई की। अब बालक में ने का प्रयोग कर दिया, ने परसर का प्रयोग कर दिया। मैं तीसरा वाक्य लेता हूँ, बालकों ने वहाँ पढ़ाई की। अब मैं बालक में ओ जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ बालक में बहुत सारी विकृतियाँ लगाई जा सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं। अतः बालक जैसे शब्दों को हम विकृत कर सकते हैं, अतः बालक जैसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन वहीं पास में अविकारी शब्द है, जो अविकारी का ही दूसरा नाम अव्यय है। अव्यय, अव्यय, अ यानी नहीं, व्यय माने खर्च करने वाला। जो स्वयं को खर्च न करे, जो स्वयं को न बदले, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, ठीक से, जोर से, जल्दी, तथा, एवं वगैरह बहुत से शब्द हैं जो अविकारी के संपर्क में आते हैं। यदि आपके पाठ्यक्रम में अव्यय है तो अव्यय वाले पाठ को आपको देखना चाहिए। तो इस तरह से विकारी अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द हमेशा परिवर्तनशील होता है और दूसरा शब्द किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। सर्वासु च विभक्तिषु यन्न व्येति तदव्ययम्, वचनेषु च सर्वेषु वगैरह कहावत है, कथन है संस्कृत का। सारी विभक्तियों में, लिंगों में, वचनों में जो न बदले वो अव्यय कहलाता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और शब्द शक्ति की चर्चा मैंने कल की थी। बहुत ही सरल शब्दों में मैं संक्षेप में एक बार और बता दूं कि जो बात यथावत कही जाती है, मैंने किसी अनजान से समय पूछा कि श्रीमन क्या समय हो रहा है। अब मैंने पूछा क्या समय हो रहा है, ये अभिधा शब्द शक्ति का वाक्य है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही गंभीर, गुरु गंभीर विषय है। हमने किसी अनजान से प्रश्न किया कि क्या समय हो रहा है, तो क्या समय हो रहा है जो मेरा प्रश्न है, इसमें कोई छिपी छिपाई या कोई व्यंजना या व्यंग्यार्थ नहीं है। सीधी सादी बात है, मैं जानना चाहता हूँ समय क्या हो रहा है। तो मेरा जो वाक्य है अभिधा शब्द शक्ति वाक्य है, अभिधा शब्द शक्ति प्रधान वाक्य है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। अच्छा, मैंने शब्द कितने प्रयुक्त किए? श्रीमन अभी क्या समय हो रहा है, क्रियापद एक, अभी, श्रीमन एक, अभी क्या समय हो रहा है। ये जो मेरे 5 शब्दों का समूह है, इन शब्दों को हम वाचक शब्द कहेंगे। बहुत स्पष्ट है ये, इसे वाचक शब्द कहेंगे। बच्चा कहता है माँ भूख लगी है, तो माँ भूख लगी है, ये जो 3 शब्दों का समुच्चय है, या लगी है को भी जोड़ ले तो 5 शब्द हो गए। तो ये जो 5 शब्द हैं, ये पांचों शब्द वाचक शब्द हैं, क्योंकि इसका वही अर्थ है जो कहा जा रहा है। दूसरा, लक्षक शब्द तब होता है जब हम लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। लक्षण शब्द शक्ति में हमने कहा राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ भागा जा रहा था। हवा से बातें करता हुआ भागा जा रहा था। आपको पता है घोड़ा बात नहीं करता, और करता भी है तो अपने जाति के घोड़ों से बात करेगा, घोड़ी से बात करेगा। घोड़ा हवा से क्या बात करेगा? तो घोड़ा जो है हवा से बात नहीं करता है, ये जगत प्रसिद्ध बात है। और हवा भी कोई सजीव वस्तु नहीं है कि वो घोड़ा से, घोड़ी से या व्यक्ति से बात करे। तो ऐसी स्थिति में राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। मैं जब हवा से बातें कर रहा था, घोड़ा जो बात कही जा रही है, इसमें सारे शब्दों को हम मानेंगे क्या? लक्षक शब्द। मेरे पेट पे चूहे कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं जो शब्द है, चूहे कूद रहे हैं मेरे पेट में, ये जो 7 शब्द है, इन 7 शब्दों को हम कहेंगे लक्षक शब्द। और इसका मुख्यार्थ है मेरे पेट पे चूहे कूद रहे हैं, और लक्ष्यार्थ है भूख लगी है। ध्यान रखिएगा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं का मुख्यार्थ है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जो कहा गया वही मुख्यार्थ होता है। और जो लक्ष्यार्थ है वो है मुझे भूख लगी है। तो जब अटपटी बात होती है, मैंने कल इसको समझाया था,
आप इसे वहीं देखें और स्पष्ट हो जाएगा। ये व्यंजक शब्द वो होते हैं जो व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयुक्त होते हैं। मैंने किसी विलंब से आने वाले छात्र से पूछा, क्यों भाई ये समय हो रहा है, क्या समय हो रहा है? मैंने बच्चे को खड़े करके पूछा उससे। अब 10 बजे आने की बजाय वो 10:30 बजे आ रहा है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या समय हो रहा है? मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो मुख मुद्रा है, वो रुक्षता से या नाराजगी से भरा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ क्या समय हो रहा है? तो मेरी मुख मुद्रा ने और इस बात ने, अच्छा क्या समय हो रहा है जो कथन है ये अपने आप में अटपटा नहीं है। देखा जाए तो क्या समय हो रहा है किसी से पूछा जा सकता है सामान्यतया। तो क्या समय हो रहा है, इसका मुख्यार्थ हुआ क्या समय हो रहा है, और इसका जो अन्य अर्थ है वो महत्वपूर्ण है। वो ये है कि तुम विलंब से आ रहे हो, एक। नंबर 2, तुम्हें विलंब से नहीं आना चाहिए। तीसरा, तुम लापरवाह हो, तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे, आदि बहुत सारे अर्थ व्यंजना के रूप, व्यंग्यार्थ के रूप में सामने आते हैं। तो क्या समय हो रहा है जो पूछा गया है, इसका मुख्यार्थ है क्या समय हो रहा है, और इसका व्यंग्यार्थ है क्या समय हो रहा है में अभिधा शब्द शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्या समय हो रहा है का जो सही अर्थ है, क्या समय हो रहा है, ये पूछना नहीं चाह रहा मैं उससे, इसलिए वो शब्दवाचक नहीं है, अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। अच्छा, क्या समय हो रहा है में लक्षण शब्द शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई अटपटी बात नहीं है। क्या समय हो रहा है किसी से पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लक्षण शब्द शक्ति नहीं है। हम साहित्यिक भाषा में कहेंगे यहाँ मुख्यार्थ बाध नहीं है। और फिर हम कह रहे हैं उससे क्या समय हो रहा है जो कह रहे हैं उसके पीछे मेरा निहितार्थ है, मेरा व्यंग्यार्थ है कि तुम लापरवाह हो, तुम्हें समय से आना चाहिए, तुम्हें पहले भी मैंने एक बार देखा था लेट आए थे, तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ तो उसमें तुम्हारे नंबर कम आते हैं, तुम्हारे घर वाले हमसे पूछते रहते हैं, मैं क्या जवाब दूँ, आदि बहुत सारे व्यंग्यार्थ इसमें निहित हैं। और एक व्यंग्यार्थ और निहित है, जल्दी आए करो प्यारे, समय से आओ, 5 मिनट पहले आओ, चीज़ों को समझो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत सारे व्यंग्यार्थ निकलते हैं। इसलिए इसमें जो क्या समय हो रहा, क्या समय हो रहा है, ये जो 5 शब्द हैं, ये शब्द व्यंजक हैं क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें, और व्यंग्यार्थ इसमें बहुत सारे निकल रहे हैं। इसलिए रट्टू तोता नहीं होना है, ठीक है ना? दिमाग को खुला रखिए, ठीक से समझिए। आपने पहले रट रखा है किसी पहले के पाठ में, तो रटना छोड़ो, रटना छोड़ो और बिल्कुल खुल के मैदान में आओ। जब तक हम अपने दिमाग के नसों को नहीं खोलेंगे तब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। हिंदी है क्या? हिंदी अपनी भाषा है। अब बताइए, अभिधा लक्षणा व्यंजना कोई चीज़ है क्या? आए दिन हम बोलते हैं, हमारे व्यवहार की चीज़ है। बस इसे विद्वानों ने सुव्यवस्थित ढंग से नामकरण कर दिया, बस कुछ जानना है। आपके घर में खिड़कियां हैं, 4-5 खिड़कियां हैं, कोई जानकार आके कुछ बताता है तो उस पर ध्यान दो आप। बाकी तो घर की खिड़कियां आप जानते हो, खिड़कियों के बारे में, दरवाजे के बारे में, ठीक है। इसके बाद बारी आती है, तो ये शब्द ज्ञान की जो बात रखी गई है पाठ्यक्रम में, वास्तव में बहुत मार्मिक है। यदि इसके, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है और आप इसे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द ज्ञान जो एक टॉपिक है, शब्द ज्ञान जो शीर्षक है, ये अपने आप में बहुत दूर तक जाता है। लेकिन इतना दूर भी नहीं जाना है, एक सामान्य बात को जानिए, पहले सामान्य बात जानिए और जो आपको सामग्री दी जाए उसको आत्मसात कीजिए। आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा इधर उधर। बहुत से लोगों को कोरोना हो गया तो क्या सारे मर गए क्या? कुछ नहीं मरा। भारत में तो 5 से भी कम प्रतिशत की मृत्यु हुई है। वो भी मृत्यु दूसरे कारण से भी हो सकती है। समय पे यदि इलाज ले लिया जाए तो कितनी भी घातक बीमारी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही चाहे कितना भी कठिन प्रसंग हो, कितना भी कठिन शीर्षक हो हिंदी का, आप ठीक से एक आधिकारिक व्यक्ति से, आधिकारिक विद्वान से ठीक से समझ लेते हैं,
अपना स्वाध्याय जारी रखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। आज विज्ञान के विषय में, गणित के विषय में, या फिर कैट के पेपर्स में, या फिर मेडिकल के पेपर्स में क्यों पूरे के पूरे नंबर आते हैं बच्चों के? क्यों 100 में से 100 नंबर आते हैं? क्यों 100 में से 98 मार्क्स आते हैं? क्योंकि उनके यहाँ अध्ययन है, श्रम है, परिश्रम है, किया जा रहा है। हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते और मेहनत कराया भी नहीं जाता आपसे। आपकी गलती नहीं है, आप सावधानी से चीज़ों को लेके चलिए। हो सकता है आपके हिंदी में 30 में से 30 नंबर आए, कौन कहता है हिंदी कठिन है? बहुत ध्यान से, ठीक से, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, आप ठीक से उपचार कराएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। प्रथम चरण में ही, शुरुआत में ही ठीक से आप पेश आइए, देखिए, समझिए, सब समझ में आ जाएगा। तो शब्दों के ज्ञान के बारे में मैं बहुत विशेष तौर से आपको हिदायत देना चाहूँगा। ये प्रकरण वैसा नहीं जैसा सोचा जाता है। शब्द ज्ञान में ये ऐसा खतरनाक टॉपिक है, ये ऐसा विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला शीर्षक है कि शब्द ज्ञान में सारे शब्द, जो शब्दकोश है, आपने कभी शब्दकोश देखा है हिंदी भाषा का? वो जो शब्दकोश है इतना मोटा, सारे के सारे शब्द आपके सिलेबस के हिस्से हैं। अब बताइए, इससे बड़ा सिलेबस क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूँ खाली शब्द ज्ञान ही रख देते ना रीट में तो काफ़ी था। पता नहीं क्यों उन्होंने दुनिया भर की बातें डाल रखी हैं। केवल शब्द ज्ञान रख दिया जाए और शब्दों से संबंधित एकदम बढ़िया से प्रश्न किया जाए तो जो नहीं पढ़ने वाले वैसे धाराशायी हो जाएंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो अधिकतम मार्क्स लाएंगे। तो आइए हम शब्द ज्ञान को ठीक से समझें, क्योंकि कई स्थानों पर कई बच्चे ये सोच के बैठे हैं शब्द ज्ञान का मतलब शब्द ज्ञान, बस शब्द ज्ञान। ऐसा नहीं है। शब्द ज्ञान बहुत ही गुरु गंभीर शीर्षक है, इसको हमें बहुत बढ़िया से देखना होगा। मैं इसके बाद आता हूँ आज का जो मुख्य हमारा टॉपिक है, इसकी चर्चा तो कुछ हुई थी हमारी पहले वाली की। आज वाले का देखना, ध्यान देना है, रूढ़, यौगिक, योग रूप। तीसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे। रचना के आधार पे देखिए शब्दों की रचना की जाती है। आप देखेंगे शब्दों की रचना करने के लिए हमारे पास उपसर्ग की व्यवस्था है, शब्दों की रचना करने के लिए हमारे पास प्रत्यय की व्यवस्था है, शब्दों की रचना करने के लिए हमारे पास और भी प्रत्यय के, स्त्रीलिंग वगैरह के प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तद्धित के प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कृदंत के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से दो दो शब्दों को जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे जैसे प्र उपसर्ग है और इसमें हमने जोड़ा कार, कृ धातु से कार बना के प्र से जोड़ा तो क्या बना? प्रकार। अभी जो प्रकार है हमने शब्द रचना की है इसकी, इसमें प्र जुड़ा हुआ कृ धातु है। इसी तरह से आप प्रत्यय जोड़ते हैं, हमारे पास शब्द है शूर, शूर, शूर से यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है शौर्य। तो प्रत्यय का उदाहरण हो गया। आप हमारे पास आप देखेंगे एक शब्द है नर्तक, पुल्लिंग शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया नर्तकी। ये स्त्रीलिंग शब्द जोड़ने से बना हुआ शब्द है। ऐसे ही आप शब्द लेते हिम और फिर आलय शब्द जोड़ते हैं तो बनता है हिमालय। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि हमारे पास शब्दों को, हिंदी भाषा में शब्दों को बनाने के बहुत सारे विधान और पद्धतियां हैं। उनसे जो शब्द बनते हैं उसे कहते हैं शब्द रचना। तो रचना के आधार पे एक शब्द वो होता है जिसमें कोई प्रकृति प्रत्यय सामान्यतया जोड़ा नहीं जाता है। जैसे भारत शब्द, हालांकि भारत शब्द भी प्रकृति प्रत्यय से बना हुआ है, लेकिन मूल रूप में भारत शब्द एक संज्ञा है। तो भारत जो है हम रूढ़ शब्द मान सकते हैं। घर शब्द रूढ़ शब्द है, गृह शब्द रूढ़ शब्द है, धरा शब्द रूढ़ शब्द है, टेबल शब्द रूढ़ शब्द है, मेज शब्द रूढ़ शब्द है। ये सब रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि जो मूल शब्द हों, हम यूँ कह सकते हैं जिसे हम आगे खंडित ना कर सकें सार्थक शब्दों में, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। ये बड़ा स्पष्ट और बहुत ही सरल परिभाषा है। जिस शब्द को हम आगे और खंडित न कर सकें वो शब्द कहलाता है रूढ़ शब्द। और
जिस शब्द में कोई प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ा जाता है उसे कहते हैं हम यौगिक शब्द। जैसे भारत शब्द है, भारत शब्द में आपने जोड़ा ईय प्रत्यय तो बन गया भारतीय। ये सारी चर्चा प्रत्यय प्रकरण में और स्पष्ट रूप से करेंगे। यहाँ केवल इतना सा आपको समझना है कि यहाँ पे ईय प्रत्यय जोड़ने के कारण ये भारतीय शब्द यौगिक कहलाएगा। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो यौगिक ही हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो यौगिक ही हैं, लेकिन उन शब्दों में एक विशेष प्रकार की एक व्यवस्था पाई जाती है। वो व्यवस्था क्या है, ध्यान से सुनिए इसको। जब शब्द अपने मूल अर्थ से हटके किसी विशेष अर्थ को देना आरंभ कर दे तब हम उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात हमारे जितने भी शब्द हैं उनका प्रकृति प्रत्ययगत व्याकरणगत एक अर्थ निकलता है, उस अर्थ को मुख्यार्थ कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है पंकज, तो पंकज में जो व्याकरण संगत अर्थ है वो ये है पंक अर्थात कीचड़, ज अर्थात जन्मने वाला। तो कीचड़ से जन्मने वाली जितनी भी चीजें हैं व्याकरण के अनुसार वो सब के सब पंकज कहलाएंगी। वो सारी चीजें पंक यानी कीचड़ से जन्मने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, तो पंख से जन्मते हैं जोंक, पंख से जन्मते हैं कुछ घास फूस, पंख से जन्मते हैं और दूसरे जीवाणु, पंख से जन्मते हैं दूसरे प्रकार के वनस्पतियां, पंख से जन्मते हैं कमल के फूल। तो इस प्रकार से पंख से बहुत सारे जीव जंतुओं का आविर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है। तो पंकज का शाब्दिक अर्थ हुआ, व्याकरणगत अर्थ हुआ पंख से जन्मने वाला। लेकिन बाद के समय में पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पंकज की जब बात होती है तो पंकज से कमल को ही लिया जाता है, ये प्रसिद्धि है साहित्य में और दूसरे व्यवहार में। अब ऐसी स्थिति में हम पंकज को योग रूढ़ नाम देंगे, इसका नाम होगा योग रूढ़, न कि यौगिक। भारतीय का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, भारतीय का एक ही अर्थ है, भारत से संबद्ध व्यक्ति को भारतीय कहेंगे। पंख से संबद्ध व्यक्ति को पंकज नहीं कहेंगे, पंख से संबद्ध चीज को तो अलग अलग नाम दिया जाता है। पंख से संबद्ध कमल है, लेकिन पंकज से केवल कमल को ही लिया, भारतीय से केवल पंकज कमल को भारतीय को ही लिया जाता है, लेकिन पंकज से अन्य को भी लिया जा सकता है व्याकरण के रूप में, और साहित्य के रूप में हम कमल को लेते हैं। तो ऐसी विविधता होने के कारण पंकज को योग रूढ़ कहा जाता है। पंकज को हम अन्य अर्थों से हटा के कमल के अर्थ में रूढ़ कर रखा है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों की श्रृंखला है, आप देखेंगे। मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हमारे समास में जितने भी बहुब्रीहि समास हैं उसके अधिकतर शब्द योग रूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास के जब आप पढ़ेंगे तो उसके अधिकतर शब्द योग रूढ़ माने जाते हैं। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक बात मैं आपसे विशेष करके यहाँ शेयर करना चाहूंगा, ये जो रूढ़ शब्द है, ये जो रूढ़ शब्द है, ये रूढ़ शब्द ऐसा ही होगा। ये रूढ़ शब्द यदि कोई ऐसा लिखता है तो ये इसको तद्भव बना रहा है। हमने यहाँ पे तत्सम शब्द लिखा है और बिंदी लगाते ही तद्भव बन जाता है। ये हमारा तद्भव से मतलब नहीं, रूढ़ ही है, रूढ़ नहीं है। इस तरह से यहाँ जो ये रूढ़ शब्द लिखा हुआ है ये वास्तव में रूढ़ यही है। यदि आप रूढ़ ऐसा लिखते हैं तो ये जो रूढ़ है ये तद्भव है, इससे हमें अभी मतलब नहीं है। हमने तत्सम, यहाँ पे हमारा अभिष्ट जो शब्द है वो तत्सम है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप तद्भव रूप लिखना चाहते हैं, बिगड़ा हुआ रूप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से बिंदी लगा सकते हैं, और यदि आप शुद्ध तत्सम रूप लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसा लिखना चाहिए। सारी किताबें ऐसी मान्यताओं से रहित हैं और गलतियां बहुत हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द निर्मित होते हैं। इस तरह से हम आगे आते हैं तो हम देखेंगे उत्पत्ति या रचना के आधार पे, उत्पत्ति या रचना, स्रोत के आधार पे
हम इसे ऐतिहासिक आधार भी कह सकते हैं। मैं इसे नाम दे रहा हूँ ऐतिहासिक आधार पे। आपने सामाजिक विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसमें एक ऐतिहासिक आधार आता है। ऐसे शब्दों का भी एक ऐतिहासिक आधार है। आप देखेंगे शब्द कैसे बने हैं, तो इसकी पूरी कहानी सुन लीजिए। हिंदी भाषा को बने लगभग 1000 वर्ष हो गए हैं। मानक रूप में हिंदी भाषा आज़ादी के बाद अपने रूप में आई है। इससे पहले मानव रूप जो है, बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे हिंदी के, उन लोगों ने हिंदी को सुधारने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। इसके बाद हिंदी काफ़ी सुधरी। फिर भारत सरकार ने जब इसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी, तब ये और व्यवस्थित रूप से सुधरती जा रही है। काफ़ी सुधर चुकी है ये। सबके अब को सुधारने का काम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हर संस्कृति और भाषा के शब्द घुसते चले आ रहे थे, घुसते चले आ रहे थे। संस्कृत के शब्द ज़्यादा हैं, संस्कृत के नियम के अनुसार ये ज़्यादा व्यवस्थित रूप से चल पाती है। तो अब आकर के भारत सरकार ने अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी के बारे में साफ साफ कह दिया है कि भाई हिंदी अपने को संस्कृत से पल्लवित और पोषित करेगी। इसलिए हिंदी को जो संस्कृत निष्ठ लिखने की जो परिपाटी चल रही है, उसके पीछे यही कारण है। आप यदि देखेंगे भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन जो विधि शब्दावली आयोग या फिर वैज्ञानिक शब्दावली आयोग हैं, वे इसी पे काम कर रहे हैं। वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी को ही महत्व दे रहे हैं। जो अवांछित और जो हेय चीज़ें हैं, उसको भाषा से हटा रहे हैं। और यदि आपको जीवन में सफल होना है, हिंदी आपका माध्यम है, तो यह आप ध्यान रखना होगा, आपको संस्कृतनिष्ठ संविधान वाली हिंदी लिखनी पड़ेगी, संविधान वाली हिंदी को जानना होगा। तो यहाँ जो रचना है, तो जब भाषा बनी तो भाषा में बहुत सारे शब्द आ गए। अब जो आ चुके हैं उसको मान्यता देते हुए पूरा विचार विमर्श किया गया, तो पाया गया कि हिंदी का जो उत्स है, हिंदी का जो स्रोत है, वो एक तरह से तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, कुछ विदेशी शब्द हैं, कुछ देशी शब्द हैं, अर्ध तत्सम है और मिश्र शब्द हैं। तो तत्सम शब्द ज़्यादा नहीं है। हिंदी भाषा में लगभग 25% शब्द ऐसे हैं जो तत्सम हैं, और हिंदी भाषा में लगभग 65% शब्द ऐसे हैं जो तद्भव हैं। बाकी जो शब्द हैं, बाकी कितने हो गए? 65 और 25, 90% शब्द यही हैं। बाकी जो हैं 10% में ये सारे शब्द आते हैं। तो इस तरह से हिंदी में आपको तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब है संस्कृत वाले शब्द, तत् का मतलब होता है संस्कृत, और सम का मतलब होता है के समान, और तद्भव शब्द संस्कृत के ही शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन होके जो शब्द बन जाते हैं, उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। तो तद का मतलब होता है संस्कृत, और भव का मतलब से उत्पन्न, जो संस्कृत से उत्पन्न है। आप देखेंगे बहुत आनंद आएगा आपको देखने में। देखिए हमारे पास शब्द है श्रेष्ठ। मुझे लगता है पुराने समय में जो लोग धनवान होते थे उन्हें हम श्रेष्ठ मानते थे। आज भी जिनके पास पैसे हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति। तो इसलिए श्रेष्ठ पहले कहे जाते थे, बाद में वो श्रेष्ठ सेठ बन गए। और जो सेठ जी हम बोलते हैं, वो वास्तव में उसका जो मूल शब्द है श्रेष्ठ है। वाकई वो श्रेष्ठ थे, धनवान भी थे, और वो समाज की सेवा करते थे पैसे से। इस प्रकार से वो श्रेष्ठ जो हैं अब सेठ हैं। सेठ अभी भी इज्जत पा रहे हैं और इज्जत पाते रहेंगे। इसी तरह से दुग्ध शब्द है। दुग्ध शब्द संस्कृत का है, तत्सम है। इससे हम लोगों ने दूध शब्द बना लिया बोलचाल में। ये भाषा की प्रवृत्ति है, मानवीय स्वभाव है, चीज़ों को कठिन से सरल की तरफ ले जाते हैं, तो ये दूध बना। विदेशी शब्द जैसे नमाज है। नमाज में, अब नमाज शब्द देखा जाए तो वास्तव में बहुत ही विशिष्ट शब्द है, क्योंकि जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो अज यानी अजन्मा परमात्मा की तरफ नम यानी नमन करते हैं।
अब ये किसी इस्लाम से पूछा जाए, मुसलमान से, कि नमाज शब्द कहाँ से आया है, इसका उत्स क्या है, यदि, क्योंकि उनके यहाँ जो फारसी शब्द है या अरबी है उसमें नम का मतलब होता है गीला, तो गीला ज क्या मतलब होता है, गीला ज पानी, गीला ज, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप संस्कृत में आएंगे तो पता चलेगा आपको, नमाज का अर्थ है नम, यानी नमना, किसके प्रति, अज के प्रति। अज कौन है, अजन्मा कौन है, परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा जो है वो अजन्मा है, उनके प्रति श्रद्धा से नमना ही नमाज है। तो आप ठीक से हिंदी जानिए, संस्कृत की ओर देखिए, तमाम शब्दों का उत्स, तमाम शब्दों का जो मूल है बिल्कुल प्रामाणिक रूप से वो आपको मिलेगा। तो नमाज शब्द यद्यपि विदेशी है, ये मूलतः फारसी का शब्द है, अरबी का नहीं है, फारसी का है ये। कुली शब्द आप देखेंगे ये पुर्तगीज वर्ड है, पुर्तगाली शब्द है। 1961 तक भारत में पुर्तगालियों का शासन रहा, उन्होंने जो जो व्यवस्थाएं दी वो बहुत प्रसिद्ध हो गए और कालांतर में उनका प्रचार प्रसार हुआ। तो कुली शब्द पुर्तगीज वर्ड है, ये वहाँ से लिया गया है। लागू शब्द देशी है, ये महाराष्ट्रियन वर्ड है। महाराष्ट्र के लोग प्रवर्तन को लागू कहते हैं। लगति, हालांकि लग धातु से बना हुआ है, लागू होना, लगना, लग भी संस्कृत का धातु है, तो लग से लागू शब्द महाराष्ट्र में चलता है और इसे हमारे प्रशासन ने हिंदी में मान्य ठहराया है, लागू शब्द को हमने बोलना शुरू कर दिया है। नितांत शब्द हमारे बंग भाइयों का है, हमारे जो बंगाली मित्र हैं, हमारे जो बंगाली विद्वान हुआ करते थे, उनकी पता नहीं कैसे वाणी में ये शब्द चढ़ गया और नितांत माने अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, इस सेंस में है। हालांकि ऐसा लगता है संस्कृत का शब्द है, तो वास्तव में संस्कृत शब्द नहीं है, ये बंग प्रांत का शब्द है। नितांत माने होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, उस अर्थ में नितांत का प्रयोग है, तो ये देशी शब्द माने जाएंगे। इस तरह से अर्ध तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से तो निकले हैं, थोड़ा सा बदलाव हुआ है और अभी आगे आगे चल के कुछ और बदलाव हो गया है, तो अर्ध तत्सम शब्द वो कहलाते हैं। जैसे देखिए कृष्ण शब्द है, हम तत्सम शब्द कृष्ण है, कृष्ण से किशन शब्द बनता है, तो किशन शब्द को हम अर्ध तत्सम शब्द कहेंगे। अच्छा, इस किशन से आगे भी एक विकास यात्रा हुई है। कृष्ण तो हमारे संस्कृति के पुरोधा व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं, तो कृष्ण शब्द का मूल रूप है कृष्ण तत्सम, किशन अर्ध तत्सम, और कन्हैया या कान्हा जो शब्द है वो तद्भव में जाएगा। इस तरह से, हालांकि अर्ध तत्सम शब्दों की जो सूची है बहुत ही छोटी है और इसका प्रयोग हमारे जो पुराने लेखक हैं हिंदी के, उनकी रचनाओं में इन शब्दों का प्रयोग मिलता है हम लोगों को। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका बहुत कम प्रयोग करते हैं, या फिर हमारे जो ग्रामीण जन हैं, ग्रामीण महानुभाव हैं, वो कृष्ण के किशन के रूप में प्रयोग करते देखे जाते हैं। ऐसे आप देखेंगे अग्नि शब्द, अग्नि शब्द पूर्णतः संस्कृत का तत्सम शब्द है और इसका जो थोड़ा सा बदला हुआ रूप है अगिन, वो ये है, और इसी का जो तद्भव रूप है वो है आग। तो इस प्रकार से आप यदि संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत से संबंधित शब्दों का उत्स या मूल जानने में सुविधा मिलती है। इसके बाद मिश्र शब्द है, ये मिश्र शब्द वो हैं जैसे रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी, रेल का मतलब बहुत से लोग रेल को, ट्रेन को रेल समझते हैं, पर वास्तव में ट्रेन रेल नहीं है। RAIL, रेल का मतलब होता है पटरी और गाड़ी का मतलब होता है गाड़ी, तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो रेल जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी अपना देशी शब्द है। तो देखो कितना अच्छा संयोजन है, देसी छोरा विदेशी मैम की तरह। रेल तो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। तो मिश्र शब्दों में ऐसे शब्दों का भी एक पूरी श्रृंखला है, हमें जानना चाहिए कि ये शब्द कैसे बने हैं। इसके बाद राजमहल शब्द लेते हैं। राज शब्द संस्कृत के राजन शब्द से बना हुआ है और जो महल शब्द है यह अरबी शब्द है। देखिए कितना अच्छा हिंदू मुस्लिम एकता और सामंजस्य का उदाहरण है राजमहल। राज संस्कृत शब्द है और महल अरबी शब्द है। देखिए उर्दू, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि उर्दू क्या है,
अरबी क्या है, फारसी क्या है, तो आप बहुत ध्यान से इसको दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि जो अरबी और फारसी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, उन तीनों को सामूहिक रूप से हम उर्दू कहते हैं। लेकिन आजकल परीक्षक ने सूक्ष्मता से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। आपको जानना पड़ेगा, उर्दू तो चारों पांचों को मिला दो उर्दू हो गया, लेकिन अरबी, फारसी, तुर्की, इन शब्दों इन भाषाओं के अलग अलग शब्द हिंदी में चल रहे हैं। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा शब्द अरबी है, कौन सा शब्द फारसी है और कौन सा शब्द तुर्की है। हालांकि तीनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है उर्दू। तो इस प्रकार से हमने आज आपके समक्ष शब्द ज्ञान, अब इसकी पूरी श्रृंखला और पूरी जो है व्याख्या आगे चलेगी, लेकिन आपको मोटे तौर पे बेसिक समझ लिए। प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं कि भाई उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हैं, आपके व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। कम से कम इसको तो याद कर लीजिए। बाद की चीज़ हम धीरे धीरे आपके सामने रखते चलेंगे। आज के इस सत्र का यही समापन करते हैं। आप सभी को इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।